सबसे पहले तो मैं जब यहाँ आया हूँ तो श्री तलवंडी साबू को नमन करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ जब मैं यहाँ आया हूँ तो उस हनुमान मंदिर को भी नमन करता हूँ जहाँ लोग कसम खाने के पहले 10 बार सोचा करते हैं। मित्रों, ऐसी पवित्र भूमि पर, गुरुओं की भूमि पर मुझे आने का मौका मिला। आने में विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप सब लोग मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इतनी देर से आने के बावजूद भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत। मित्रों, दयाल सिंह जी को विधानसभा में भेजना ये आप सब लोगों ने मन बनाया है और जगदीप सिंह जी का भी जिस तरीके से आशीर्वाद रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि दयाल सिंह जी आपके आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। लेकिन सिर्फ दयाल सिंह जी को विधानसभा में भेजना ही उद्देश्य नहीं है। इनके माध्यम से पंजाब को किस तरीके से इस मुसीबत की राह से निकालकर सही रास्ते पर मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए ये बॉर्डर स्टेट को मजबूती प्रदान करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसको हमको याद रखना। मित्रों, बाकी सारी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई, उनके लिए पंजाब भी परिवार है। यानी पंजाब में सरकार आती है तो अपने परिवार के लिए, और इससे ज्यादा का लक्ष्य उनको दिखता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के सारे पंजाब को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी, और ये प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। इसमें हम लोगों, हमारी पार्टी की नीतियां मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को ताकत देना, युवाओं को मुख्यधारा में लाना, किसानों की चिंता करना, यह हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से सरकार बनाते हुए विकास की ओर आगे बढ़ना चाहती है और स्वर्णिम हिमाचल पंजाब बनाना चाहती है। इसीलिए जब मैं नीतियां कहता हूं तो मैं कहने के लिए नहीं कहता हूं। आप देखिए, कोरोना आया, सारे बड़े बड़े देश मुसीबत में पड़ गए, उनकी सारी व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारी महिलाओं को कष्ट नहीं होना चाहिए, गरीब महिलाओं को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब लॉकडाउन लगा तो हर विपरीत परिस्थिति में, जब पोस्टमैन भी नहीं था, पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, जब मनी ऑर्डर भी नहीं पहुंचता था, तब प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचा करके उनके घर का चूल्हा जलाने की व्यवस्था की। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जब पिछले शताब्दी में महामारी फैली थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को पिछले 2020 के मार्च से अभी तक 80 करोड़ की जनता को मुफ्त में अनाज देकर के 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था करके दिया। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और पंजाब भी इसे अछूता नहीं है, पंजाब को भी ये पहुंचा। जब मैं गरीब की बात करता हूं तो बिजली पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी थी।
18,000 गांव देश में थे जहां बिजली नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने 1,000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई और 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई। इस बात को याद करना चाहिए। और आज पंजाब 100% इलेक्ट्रिफाइड है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। बोले सो निहाल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं यहां किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, ठीक है किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बहुत हुए, बहुत, लेकिन किसानों का भला करने वाला जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया है। मैं दावे की चोट पर आज मोड़ में आकर के आपको बताना चाहता हूं, किसी ने नहीं किया है। आप बताइए, 180 लाख करोड़ रुपए खर्च करके, 180 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में हर तीसरे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? पहुंचाए। पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? इस तरीके से, और यहां पंजाब में भी इस काम को करने के लिए 23 लाख हमारे किसान भाइयों के खाते में 24,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, हर घर को, हर खेत को पानी मिले, उसकी अच्छी व्यवस्था हो, इस काम पर हम लगे हैं। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ घरों में को पक्के मकान से जोड़ने का काम किया तो वह नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। आप बताइए, यहां से भटिंडा एक्सप्रेस चलती थी कि नहीं चलती थी? कैंसर एक्सप्रेस बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे ना? कैंसर की चलती थी कि नहीं चलती थी? यहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भटिंडा में 950 करोड़ रुपए का खोल करके 750 बेड का बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज ओपीडी शुरू हो गई है, बहुत जल्दी आईपीडी शुरू हो जाएगी, कैंसर स्पेशलाइजेशन भी वहां होगा। अब भटिंडा के लोगों को बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा, अब भटिंडा के लोगों का इलाज होगा तो यहीं पर होगा, इसकी व्यवस्था भी की गई, ये भी हमको याद रखना है। लेकिन मित्रों, हम यहां पर जिस तरीके से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इतना हुआ है कि हमको ऑल्टरनेटिव खेती के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीरो बजट की खेती करने की तरफ हमको अग्रसर होना पड़ेगा और पंजाब को फिर से नई जान फूंक करके खड़े करने का काम और इसका संकल्प लिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। इसको हमको याद रखना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम बात करें एमएसपी की, पंजाब में 132,80,000 मेट्रिक टन इसकी खरीदी हुई है और सबसे ज्यादा एमएसपी अगर किसी प्रदेश को मोदी जी ने दिया है तो वो पंजाब को दिया है। 23,000 करोड़ रुपए का एक साल के अंदर एमएसपी रिकॉर्ड खरीदी हुई है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, ये सारी बातें आपके सामने मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, हमारा किसान भाई, उसकी चिंता किसी ने भी की है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बोले सो निहाल। आप किसी सरकार की, केंद्र की किसी सरकार का आप नाम लीजिए और बताइए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। और मैं आपको गिनाता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने किसानों के लिए क्या नहीं किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं हमारे सिख भाइयों की, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए किया और हिंदू सिख एकता के लिए किया, वह भी किसी ने नहीं किया, वो भी किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये याद रखना चाहिए। हमारी पंजाब में सरकार नहीं थी, हम सरकार में नहीं थे, यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हम कह सकते थे कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें, लेकिन हम जानते हैं
कि चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, हर व्यक्ति पंजाब और पंजाब से बाहर और दुनिया में हर कोई हरमंदिर साहब में मत्था टेकता है, शीश झुकाता है और उसके साथ उनसे आशीर्वाद लेता है। ये हम सब लोग करते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन आपको मालूम है क्या कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अप्रूवल हरमंदिर साहब को नहीं था। दुनिया के लोग हरमंदिर साहब में शीश झुका करके हरमंदिर साहब के माध्यम से धर्म के लिए पैसा देना चाहते थे। वो पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन में रेगुलेट नहीं होता था। किसी ने चिंता नहीं की, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये नरेंद्र मोदी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बनाए आपने, और उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अप्रूवल दे दिया है। अब दुनिया भर के लोग हरमंदिर साहब को अपना चंदा दे सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, अपना उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई। मित्रों, हमारे हर गुरुद्वारे में लंगर चलता है, डेरों में लंगर चलता है। ये गुरुद्वारों के लंगर के लिए टैक्स लगता था, किसी ने डिमांड नहीं उठाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने से कहा कि नहीं, गुरुद्वारे में जो लंगर चलता है वहां हर गरीब आदमी आकर के ईश्वर का आशीर्वाद लेता है और वो प्रसाद छकता है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। और इसलिए देश के सभी गुरुद्वारों से लंगर पर से टैक्स हटा दिया गया है और अब भारत सरकार सालाना 350 करोड़ रुपए जीएसटी का अपने तिजोरी से भरती है, लेकिन लंगर पर टैक्स नहीं लगता। यह काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, 1947 में देश आजाद हुआ और 1947 में देश का बंटवारा हुआ। नानकाना साहब जाना हमारा दूभर हो गया। हम नानकाना साहब जा नहीं सकते थे, लोगों की इच्छा थी। इतनी सरकारें आई और गई, किसी ने चिंता नहीं की। ये मोदी जी थे जिन्होंने पाकिस्तान से बात की, नानकाना साहब के लिए कॉरिडोर बनाया और करतारपुर कॉरिडोर 120 करोड़ रुपए खर्च करके आज हम जाकर के नानक साहब के वहां दर्शन कर सकते हैं, उस गुरुद्वारे में जा सकते हैं। इसकी व्यवस्था की तो नरेंद्र मोदी जी ने की, यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से नानक साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए इंटरफेथ स्टडीज, इसकी यूनिवर्सिटी में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में अगर चेयर भी खड़ी की तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, यह भी हमको याद रखना चाहिए। सिख आंदोलन के बाद, सिख एजिटेशन के बाद 316 लोग ब्लैकलिस्ट हुए थे। 316 लोग, किसी ने नहीं पूछा उनकी, किसी ने सुध नहीं ली। ये मोदी जी थे जिन्होंने 314 लोगों के ऊपर से ब्लैकलिस्ट से नाम हटाया और उनको मुख्य धारा में शामिल किया। यह भी किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, यहां जब कांग्रेस के लोग आएंगे ना तो उनसे पूछना कि 1984 में जब दंगे हुए थे, जिस दंगों में हमारे सिख भाई मारे गए थे, तो उस समय कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा था? कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक तरफ मौत का तांडव नृत्य हो रहा था, एक तरफ मानवता शर्मसार हो रही थी, एक तरफ हमारे सिख भाइयों को जलाया जा रहा था, एक तरफ तांडव हो रहा था और जिसे हम कहते हैं कि मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किसी ने सुध नहीं ली उन विधवा बहनों की, किसी ने सुध नहीं ली उन बेचारे अनाथ बच्चों की जिन्होंने अपने सामने अपने पिता को जलते देखा, जिन्होंने अपने सामने आंखों के सामने अपने पिता की अंतिम सांस तक देखा, उनको मरते हुए देखा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने 2014 में, एसआईटी बैठाई और जो कांग्रेसी पिछले 30 साल से दिल्ली में दंदना रहे थे उनको तिहाड़ जेल में
डालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उनके आंसू को पोंछने का काम भी किया तो मोदी जी ने किया। यही नहीं, अभी 350 साला प्रकाश पर्व मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी का। यहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, 350 साला ये जो प्रकाश पर्व है ये धूमधाम से मनाना चाहिए, इसमें हिंदू भी सिख भी सब एक साथ मिलकर के मनाना चाहिए। और इसकी व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी चिंता करके इसको किया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा ये स्वदेश दर्शन सर्किट, जिस सर्किट में आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहब, फिरोजपुर साहिब, अमृतसर साहिब, खटकड़ कलानौर साहिब और हमारे पटियाला हेरिटेज, इनको जोड़ने का काम किया है, यह भी तो मोदी जी की सरकार ने किया है। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, आज आपसे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग वोट मांगने आएंगे। किस मुंह से आ रहे हैं? उनसे पूछो 1984 के दंगे के बाद तुमने क्या किया, उनसे पूछो पंजाब को तुमने क्या किया। इन लोगों ने, बताइए, पंजाब में माफिया राज लाए कि नहीं लाए? रेत माफिया है कि नहीं है? आप बताइए, वर्तमान के मुख्यमंत्री के गांव और उनके इलाके में और उनकी कंस्टिट्यूंसी में रेत माफिया दंदना रहा है कि नहीं दंदना रहा है? आप बताइए, यहां ड्रग माफिया है कि नहीं है? आप चाहते हैं कि पंजाब ड्रग माफिया से समाप्त हो और ड्रग फ्री स्टेट बने? आप चाहते हैं पंजाब को? अगर आप चाहते हैं तो रास्ता एक है, और वह रास्ता है दयाल सिंह सोढी को आशीर्वाद देना, हरदीप जी के साथ मिलकर के आगे चलना, यही उसका रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये खनन माफिया, ये रेत माफिया, ये जेल के पीछे जाएं, तो उसका रास्ता है भारतीय जनता पार्टी। अगर ये 600 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, और मोदी जी जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पाकिस्तान को कभी भी पसंद नहीं आ रहा है। और उनको तो छोड़िए, देश में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें मोदी जी के इस तपस्या को भंग करने के लिए लगी हुई हैं। हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या आप ऐसे लोगों को मजबूती प्रदान करेंगे जो मोदी जी के द्वारा देश को मजबूत कराने में जो मुसीबत पैदा कर रही है, उनके हाथ मजबूत करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना? आप मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे ना? यही आज की आवश्यकता है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, आज मुझे मौका मिला है कि मैं मौड़ में आया हूं। कभी भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं सकती थी कि मैं इस इलाके में हम चुनाव लड़ेंगे। आज यहां कमल खिल रहा है, सबके आशीर्वाद से खिल रहा है। हमारे वरिष्ठ साथी आज हम लोगों को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगे। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। हम चुनाव में कम समय रह गया है, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं पत्रकार भाइयों के साथ भी निवेदन करूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि ये 600 किलोमीटर का बॉर्डर ये मजबूती से रहे, ये बॉर्डर स्टेट मजबूत रहे, यहां का नौजवान ड्रग से मुक्त रहे, यहां का नौजवान रोजगार से युक्त रहे, ये अगर करना है तो रास्ता एक है, और वो रास्ता है मोदी जी के हाथ मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना, यही उसका रास्ता है। ये हमको समझना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब को एक नई ऊर्जा चाहिए, पंजाब को एक नई ताकत चाहिए, पंजाब को कर्जे से निकालने का एक नया रास्ता चाहिए। पंजाब जिस मुसीबत में फंसा है उससे निकालने के लिए एक मजबूत नेता चाहिए, और पंजाब को इन सब चीजों से निकालने के लिए मजबूत नेता के हाथ को मजबूत करने के लिए पंजाब का आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आज मोदी जी दोनों हाथ बढ़ा करके पंजाब को इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं। अब पंजाब की धरती को तय करना है कि वो अपनी धरती का हक अदा करे, दयाल सिंह सोढी को यहां से भेजे, पंजाब को मजबूती प्रदान करे, और उसके साथ मोदी जी के साथ चल करके पंजाब को आगे ले जाए। इस बात को हमको काम करना है। इसीलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करने आया हूं
कि आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, सफल बनाएं, खुशहाल पंजाब बनाएं, विकसित पंजाब बनाएं, इंडस्ट्री वाला पंजाब बनाएं, किसान खुशहाल हो इसके लिए काम में जुटें, बीमारी से मुक्त हो इसके लिए हम काम में जुटें, यहाँ कैंसर की घटनाएं कम हो इसकी हम चिंता करें, फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल हो और यहाँ का जमीन उपजाऊ रहे इसकी हमको चिंता करनी है। और ये सब चिंता वही कर सकते हैं जिनके पास पंजाब को बदलने की दिशा भी है, दृष्टि भी है, नियत भी है, लगन भी है और ताकत भी है। उनको मजबूत कीजिए और वो मोदी जी के हाथ मजबूत करके आप इसको करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।